हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के बच्चों के लिए। क्लास 9th वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और जो 12th में है अगर उनको रिवीजन करना है तो वो भी देख सकते हैं। जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का ये पार्ट वन है। पार्ट वन में हम एक्चुअली में मैं मोल कॉन्सेप्ट को कैसे कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं मोल कॉन्सेप्ट को थ्रू न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है, सबको कॉन्सेप्ट सब कुछ पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। फिर उसके फॉर्मूले सबको याद होते हैं, पर उसको अप्लाई कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को आता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा, उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा यूज टू कर दूं, फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स पे धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हम टॉपिक जो है वो मोल कॉन्सेप्ट वो शुरू करते हैं। एक्चुअली में पार्ट वन में मैंने क्या कोशिश की है, इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज का फ्लो चार्ट बना रखा है। ठीक है, वो देखेंगे। और इसमें हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्लास 11th और क्लास 9th, क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 11 12th जेई नीट ही लिखा है, पर ये 9th 10th के बच्चे भी देख सकते हैं। शुरू करता हूँ। पहला मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया है पहले उसका मतलब समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने देखो कहीं भी तुम्हें जाना है, जैसे मोल को देखो मैंने बीच में रखा है। इसका मैं तुम्हें अभी इस फ्लो चार्ट का मतलब बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर देखो तुम्हें मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, अब इसको पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ और मैं समझाता चलता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर तुम्हें मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसको Na से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और Na क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मोल को तो मुझे नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, एटम्स मिल जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलूं कि अगर मोल्स हैं मेरे 0.5, ठीक है, और मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो कितने आ जाएंगे, 0.5 इंटू Na। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा मोल है 0.5 और मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू Na। ठीक है, इस तरह अगर मैं बोलूं कि मोल है मेरे 0.5 और नंबर ऑफ आयंस बताओ कितने होंगे, तो आयंस भी कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू Na। और इसको जस्ट अपोजिट सोचो कि देखो फ्लो चार्ट समझाते चल रहा हूं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है और तुम्हें मोल्स पे आना है तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा Na से। मतलब अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एटम्स है मेरे पास, नंबर ऑफ एटम्स है मेरे पास 3.011 इंटू 10⁻23, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, तुम खुद सोचो। इसको Na से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई Na। तो इस पहले वाले फ्लो चार्ट का मेरे ख्याल से सबको मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर मोल से मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं, देखो मैं यहां पे समझाता चल रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल सोडियम एटम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल सोडियम एटम का मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जिसके आगे भी मोल लगेगा उसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे तुम बोल दो 1 डजन पेंसिल, तो वो 12 ही होगी। या 1 डजन बनाना, तो वो भी 12 ही होगा। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि 1 मोल सोडियम आयन, तो 1 मोल सोडियम आयन का मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयन। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं तब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। इसी तरह अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन,
ये तुम नोट करते चलना। 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोल दूं 1 मोल प्रोटॉन, तो 1 मोल प्रोटॉन का मतलब भी कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये बात सबको क्लियर है? ये वाला पॉइंट तुम नोट कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो ये वाली चीज सबको समझ में आ गई कि अगर मुझे मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना है तो मुझे उसे Na से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से Na में वापस आना है, मतलब मोल्स पे वापस आना है, तो मुझे उसको Na से क्या कर देना होगा? डिवाइड। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्लियर यहां से यहां। अब हम इस पे आते हैं। अब देखो, ये जो तुम्हें मैंने बता दिया है इसको तुम नोट कर लेना। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रब करता हूँ, ठीक है? ताकि ज्यादा पेज वेस्ट ना हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरा फ्लो चार्ट में मैंने तुम्हें बताया है जो फॉर्मूला, उसको ध्यान से देखो। अगर तुम्हें वेट दिया होगा, अगर तुम्हें वेट दिया होगा तो वेट किसका दिया होगा बेटा? देखो, अगर जैसे मैं बोलूं कि मुझे वेट दिया है, जैसे मुझे बोला कि, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम is present in a sample, present in a sample, then find the number of moles. अब मुझे एक बात बताओ, हीलियम क्या है? एटम है। तो हीलियम अगर एटम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये गिवन वेट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, यही तो बोल रहा हूँ कि वेट कौन सा होगा? जो गिवन वेट होगा। और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? अगर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास से, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। जैसे अगर मैं बोलूं कि 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन अ सैंपल, प्रेजेंट इन अ सैंपल, देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो वाटर क्या हो गया बेटा? वाटर हो गया मॉलिक्यूल, वाटर हो गया मॉलिक्यूल। और हीलियम क्या हो गया? हीलियम हो गया एटम। तो जब भी तुम्हें एटम का वेट दिया हो तो हम मोल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मोल इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा गिवन वेट, ऊपर आ जाएगा गिवन वेट। और अगर एटम दिया होगा तो नीचे हम लिख लेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो हम क्या लिख देंगे? गिवन वेट। जैसे ये गिवन वेट है 36 ग्राम, और H2O का मोलर मास अभी मैं निकालना सिखाऊंगा। तो H2O का मोलर मास, उसको हम बोलते हैं ग्राम मोलर मास। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम मोलर मास। तो हम ग्राम मोलर मास यूज करके उसको निकाल लेंगे। तो ऐसे हम मोल्स निकाल लेंगे। और अगर मुझे यहीं से देखो वेट निकालना होगा तो मैं इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उसी को हमने क्या किया है? इसी को हमने फ्लो चार्ट में बना लिया है। मतलब अगर मुझे एटम का वेट दिया होगा तो वेट को डिवाइड कर दूंगा ग्राम एटॉमिक मास से, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मोल पे पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे वेट दिया होगा मॉलिक्यूल का तो मैं ग्राम मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा मोल पे। और अगर मुझे मोल दिया होगा और वेट पूछेगा तो मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल। ये फ्लो चार्ट अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। फ्लो चार्ट बना के किसी वॉल पे लगा लेना, तुम्हें धीमे धीमे याद रहने लगेगा। ठीक है, अब ये देखो, वी गैस का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल जो ऑक्यूपाई करता है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies 22.4 लीटर ऑफ, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एसटीपी पे जो 1 मोल होगा, 1 मोल एट एसटीपी कोई भी गैस हो, वो कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर मुझे किसी का वॉल्यूम दिया होगा गैस का और मुझसे पूछे कि मोल्स बताओ, तो मैं क्या करूंगा? 22.4 लीटर से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। और अगर मोल दिया होगा, वॉल्यूम पूछेगा, तो 22.4 लीटर से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि ग्राम, GAM का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास। अभी मैं बता देता हूं व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। और GMM का मतलब है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत इजी चीजें हैं। अब अगर मान लो कि नंबर ऑफ एटम्स पूछे और तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स में अब इधर यहीं पे बता देता हूँ,
चलो ये सबने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे मैं केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि तुम्हें फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो पता चल जाए। अगर इसके बाद भी किसी को लगेगा कि हाँ यार क्वेश्चन करने के बाद कि नहीं मजा नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में बता देगा, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ देखो, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है x। तो अगर यहां पे मैं लिखूं, और मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं z लिख लो, और यहां पे m लिख लो, तो ये जो z है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन न्यूट्रल एटम, क्योंकि अगर न्यूट्रल एटम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। ये जो m है, m इज एटॉमिक मास, m इज एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक मास होता है, मास हमेशा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, इसको अभी हम यूटिलाइज करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि सोडियम, सब लोग ध्यान से सुने, 1123, अब मेरी बात जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा। अगर मैं सोडियम का केवल वन एटम लूं, सोडियम का वन एटम लूं, तो उसका जो हम मास लिखेंगे, देखो नंबर तो सेम आएगा 23, बट उसके सामने हम लिखेंगे AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। पर अगर मैं सोडियम का 1 मोल एटम लूं, 1 मोल एटम लूं, तो ये वैल्यू देखो, ये तो आएगा वही 23, और ये आ जाएगा ग्राम, ये आ जाएगा ग्राम। अब पहले इसका मतलब समझ लो कि 23 AMU और 23 ग्राम मैंने लिखा क्यों है, वो अभी मैं क्लियर करा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब तुम्हें मजा आएगी। देखो 1 AMU इज इक्वल टू होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है। ये बात तुम्हें मैं अभी बता रहा हूं, ये याद नहीं रखनी है, अभी सुनो क्या करना है, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं बोलूं कि एक एटम का मास, 1 एटम ऑफ सोडियम है तुम्हारे पास, 1 एटम ऑफ सोडियम है, तो उसका वेट कितना होगा बेटा? 23 AMU, मतलब 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्लियर? अब मैं बोलूं कि अगर एक एटम का मास इतना है, तो अगर मैं 1 मोल एटम ले लूं, 1 मोल एटम ऑफ सोडियम ले लूं, तो उसका वेट कितना होगा? तो बस देखो, कुछ नहीं करना है। अगर एक एटम का मास इतना है तो 1 मोल का मास कितना होगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और यहीं से मैं तुम्हें एक चीज अभी बताऊंगा, ये देखो 23 हट जाएगा, ये आएगा 10 टू द पावर -1, और देखो 6.022 और 1.67 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 23 ग्राम, 10 टू द पावर -1 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि जब भी मैं AMU को Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी मैं AMU को Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 21 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम। तो अब देखो, जैसे मान लो मैं बोलूं कि हीलियम, इसका मास है 2He4, ये जो एटॉमिक मास है। अब मैं बोलूं कि एक एटम है हीलियम का, एक एटम है हीलियम का, तो ये कितना हो जाएगा? 4 AMU। और मैं अगर बोल दूं कि 1 मोल एटम है किसका? हीलियम का, तो ये कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। बस देखो, इतना सा डिफरेंस है। तो अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम यूनिट में लिखूंगा तो उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहां तक तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। एक सिंपल सी तुम्हें ट्रिक और बता देता हूं, रुको इसको थोड़ा रब कर दूं। यहां तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अभी मैं बता रहा हूं, मैं बस बेसिक बता रहा हूं, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। इसमें अगर तुम्हें मजा आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर पूरा पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, और नहीं आती है तो फिर क्वेश्चन ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, जैसे बोलो, मतलब एटॉमिक मास को हम कैसे, देखो एटॉमिक मास को तुम दो तरह से लिख सकते हो। अगर तुम एटम्स के लिए लिख रहे हो,
मान लो तुम 1 एटम के लिए लिख रहे हो, तो उसको तुम किस में डिफाइन करो, एएमयू में डिफाइन करो। और अगर तुम 1 मोल एटम के लिए लिख रहे हो, 1 मोल एटम के लिए लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको किस में डिफाइन करो, ग्राम में डिफाइन करो। अब ऐसे तुम हजारों लिख सकते हो, जैसे जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैग्नीशियम है 24, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा 24 ग्राम। और अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम का 1 एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो इसका वेट कितना होगा, 24 AMU। इसी तरह मान लो मैं बोलूं कि एल्यूमिनियम है 1327, तो अगर मैं बोलूं कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा 27 ग्राम। पर अगर मैं बोलूं कि एल्यूमिनियम का 1 एटम है, तो उसका मास कितना होगा बेटा, 27 AMU। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 2 एटम है तो उसका मास कितना होगा, अब तुम खुद ही समझ लो, 27 × 2 AMU। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 3 एटम है, उसका मास कितना होगा, 3 एटम का मास होगा 27 × 3 AMU। अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो फिर अगर मैं बोलूं कि 1 मोल एटम है तो कितना हो जाएगा, तो 1 मोल एटम के लिए कितना हो जाएगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 6.022 × 10⁻23। और अभी मैंने तुम्हें बताया था एएमयू को जब Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 ग्राम आ जाता है, तो ये 1 ग्राम आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 ग्राम। इसी को तुम क्या बोल दोगे, इसी को तुम बोल दोगे ग्राम एटॉमिक मास। अब मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूं ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कि एएमयू कब लिखते हैं और ये कब लिखते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो किससे, चलो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चलो मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेता हूं ना, नाइट्रोजन से समझ लो कि क्या कहना चाह रहा। अब लास्ट एग्जांपल है, जैसे देखो N7, तो ये 7 जो है ये इसका क्या है, 7 इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, अगर क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। और यहां पे मैंने लिखा है 14, तो ये क्या है, 14 है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बोलूं कि N7 14 है, मैं बोलूं कि यार नाइट्रोजन का मैंने एक एटम लिया, तो एक एटम का मास कितना होगा, 14 AMU। अच्छा, तो अगर मैं 2 एटम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 एटम ले लूंगा नाइट्रोजन का तो हो जाएगा 14 × 2 AMU। अच्छा भाई साहब, अच्छा, तो अगर मैं 10 एटम ले लूं तो कितना हो जाएगा, 10 एटम ले लोगे भाई तो 14 × 10 AMU हो जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं 10 एटम ना लेके 1 मोल एटम ले रहा हूं। और 1 मोल एटम का मतलब कितना होता है, 1 मोल एटम का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 एटम। अगर मैं इतने एटम ले लूं तो क्या हो जाएगा, 14 × 10 की जगह क्या आ जाएगा, 6.022 × 10⁻23। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं Na। और Na और AMU को मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, Na होता है कितना, Na होता है 6.022 × 10⁻23। और AMU कितना होता है, AMU होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, Na × AMU इज इक्वल टू Na × AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 14 ग्राम। तो अगर एक एटम लोगे तो 14 AMU और 1 मोल एटम ले लोगे तो 14 ग्राम। बस यही चीज याद रखनी है तुम्हें, और कुछ याद नहीं रखना है। इसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम का जो मास होगा उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और एक एटम का जो मास होगा उसको हम डिफाइन करेंगे AMU में। सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, फ्लो चार्ट दिखा देता हूं। GAM बता दिया, ग्राम एटॉमिक मास बता दिया, अब बचता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल का जो मास होगा तो उसी को हम बोल देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो और देख लो, इसको भी हटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं। आ जाओ, सॉरी, आ जाओ, इसके बाद शुरू कर देंगे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे जो डिफाइन करवाना था वो मैंने डिफाइन करवा दिया है, और कुछ चीजें और बता दूंगा, फिर उसके बाद शुरू कर देंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, जैसे मैं बोलूं कि ग्राम GMM का मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है यार, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे डिफाइन करें? जैसे मान लो अगर मैं बोलूं वाटर, तो पहले तो देखो कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होगा 1H1, और इसके दो एटम है, तो ऑक्सीजन पे 8 एंड 16। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हाइड्रोजन के दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 16, 18 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वाटर का वन मॉलिक्यूल लूं, वन मॉलिक्यूल, तो उसका वेट कितना होगा 18 AMU लिख लो और U लिख लो, दोनों बात सेम है। अच्छा, अगर 10 मॉलिक्यूल ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 मॉलिक्यूल ले लूंगा तो हो जाएगा 18 इंटू 10 AMU, बिल्कुल सही। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल ले लूं वाटर के, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 100 AMU। पर अगर यही मैं 1 मोल मॉलिक्यूल ले लूं, कितने मोल ले लूं 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ले लूं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 18 इंटू Na इंटू AMU, और Na इंटू AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम, मतलब 18 ग्राम। तो अगर मैं बोलूं कि वाटर का 1 मॉलिक्यूल लूंगा तो उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा 18 AMU। और अगर वाटर का 1 मोल मॉलिक्यूल लूंगा, 1 मोल मॉलिक्यूल लूंगा, 1 मोल मॉलिक्यूल लूंगा, तो उसका वेट कितना होगा 18 ग्राम। बस इतना सही डिफरेंस है। इसी से बन जाता है फॉर्मूला कि अगर 1 मोल होगा तो 18 ग्राम, तो अगर हाफ मोल हो गया तो 9 ग्राम, और अगर मान लो 0.25 हो गया तो ऐसे हम कर करके निकाल सकते हैं। तो यहीं से तुम्हारा फॉर्मूला बनता है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहीं से तुम्हारा फॉर्मूला बनता है, यहीं से तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है कि मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास। ये बन गया फॉर्मूला, ये देखो समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बताना चाहता हूं तुम्हें, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एटॉमिसिटी। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? देखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब इसका मतलब हो सकता है अभी तुम्हें ना समझ में आया हो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये O3 है, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 3। अब जैसे मान लो O2 है, O2 गैस, O2 गैस में कितने ऑक्सीजन एटम है 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। इसी तरह मान लो कि मैं बोलूं कि HNO3, तो एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो कितने एटम प्रेजेंट हो गए यहाँ पे, यहाँ पे हो गए 3 4 5, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 5 हो गई। अच्छा, अगर मैं बोलूं C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी बेटा 6 6 12 12 24। इसी तरह मान लो मैं बोलूं कि H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की एटॉमिसिटी कितनी होगी, देखो सल्फ्यूरिक एसिड 4 2 7। इस तरह मैं बोल दूं H3PO4, H3PO4 का मतलब होता है फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, इसकी एटॉमिसिटी होगी 4 3 7 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स को ऐड कर लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 में, एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 में कितने एटम है हाइड्रोजन के, तो 1 एटम है यार। कितने एटम है नाइट्रोजन के, तो 1 एटम है नाइट्रोजन का। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, अभी मोल की बात नहीं कर रहा हूं। और इसी तरह 3 है किसके, 3 एटम है ऑक्सीजन के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इसी को मैं लिख दूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 है, क्या है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। अगर ये 1 मोल है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। 1 मोल एटम ऑफ किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के। 1 मोल ऑफ किसके हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ हो जाएंगे नाइट्रोजन के। और 3 मोल हो जाएंगे किसके, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। अगर एक मॉलिक्यूल में देखूंगा तो एक एटम होगा, और अगर 1 मोल मॉलिक्यूल में देखूंगा तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो यहीं पे जो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा था
कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, अब ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं फॉर्मेशन ऑफ आयंस, उसके बाद हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से बता देता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस कैसे होगा। ठीक है, कैसे Mg+2 में कन्वर्ट होगा, Na+1 में कन्वर्ट होगा, सल्फर S-2 में कन्वर्ट होगा, वो समझ लो। उसके बाद हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि यार बेटा देखो सोडियम है, सोडियम 1123, तो पहले तो इसमें ये बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 11, और क्योंकि ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्यों कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11, क्योंकि इस पे 11 पॉजिटिव चार्ज है और 11 निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब सेम होगा तो वो न्यूट्रल होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि Na से अगर मैं Na+ बनाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुने, इस पे फोकस करें। यहां पे तो क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11, तभी ये क्या है, तभी ये न्यूट्रल है। और जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया 10 हो गया, और प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया, प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही होता है। यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली में एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर न्यूट्रल एटम में केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो एटॉमिक नंबर है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, केवल न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज याद रखनी है। इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी वो न्यूट्रल है। अब यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा। तो देख लो यहां पे प्रोटॉन का नंबर 11 है, और 11 - 10 करोगे तो +1 ही तो बचेगा। इसी तरह मान लो Mg है, तो Mg पे यहाँ पे 12 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 12। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये आ जाएगा Mg+2। तो बताओ इसमें प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन तो अभी भी 12 होगा, पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 हो गया। देखो इस पे 12 पॉजिटिव चार्ज, 10 निगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है कि +2 का चार्ज आएगा। ठीक है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। Al है मान लो, मैंने बोला कि Al+3 बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे होता है 13, तो प्रोटॉन का नंबर कितना था 13, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना था 13। अब बताओ यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर तो 13 होगा, पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 10। तो देख लो 13 पॉजिटिव चार्ज, 10 निगेटिव चार्ज, तो +3 बच गया, तो यही इस पे चार्ज आ गया। तो ऐसे हम फॉर्मेशन करते हैं कैटायन का। ठीक है, अब हम आते हैं एनायन के फॉर्मेशन पे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। तो ये तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक आ जाए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कि एनायन का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है 7 और ये होता है 14। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है। अब मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं तो मैं यही तो लिखूंगा कि n पे -3 चार्ज आ जाएगा। कैसे, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी 7 है, पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया 10 हो गया, और 10 निगेटिव चार्ज है और 7 पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कितना चार्ज आएगा -3 चार्ज आएगा। इस तरह मान लो ऑक्सीजन है 8 16, तो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर कितना है 2, सॉरी प्रोटॉन का नंबर है 8, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना है 8 है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं तो ऑब्वियस सी बात है इस पे क्या आ जाएगा O-2। कैसे आ जाएगा, क्योंकि अब प्रोटॉन का नंबर तो 8 फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 10, तो 10 निगेटिव चार्ज और 8 पॉजिटिव चार्ज का मतलब -2। इसी तरह मान लो अगर मैं बोलूं कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा F पे निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना था 9 और इलेक्ट्रॉन भी कितना था 9, पर अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 और प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम होता है। तो तुम एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर मुझे किसी एटम से, ध्यान से सुनो, कैटायन बनाना है, तो ये ट्रिक है तुम्हारी, कैटायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कैटायन का मतलब होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, कैटायन का मतलब होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये तुम्हारी ट्रिक है। अब मैंने तुम्हें सारी चीजें ही ऑलमोस्ट बता दी हैं, तुम उसको ट्रिक मानो,
तुम उसको जो समझना है समझो, वीडियो को ध्यान से देखोगे। और अगर मैं एटम को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एनायन का। तो एनायन पे होता है निगेटिव चार्ज, एनायन पे होता है निगेटिव चार्ज, केटायन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो केटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एटम को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इजी। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई है? अब ये फ्लो चार्ट भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या बोला मैंने, ठीक है? इन सब का मतलब समझ में आ गया होगा। इतना टाइम मैंने लगा दिया है तुम्हें समझाने में, अब तुम्हें मजा आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोला है। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4-3। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये PO4-3 है, मतलब इस पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले तुम केवल इसमें निकाल लो कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? देखो, फॉस्फोरस 15, ऑक्सीजन 8 और -3 एक्स्ट्रा। तो -3 तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहां से फॉस्फोरस पे कितने आ जाएंगे? 15, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 है, तो 8 इंटू 4। और क्योंकि 3 निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। तो केवल अगर इसमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, अभी मैं इस पॉली एटॉमिक आयन में ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, अभी 9.5 ग्राम में नहीं निकाल रहा हूं, अभी केवल इस मॉलिक्यूल में निकाल रहा हूं। ये देखो, 15 प्लस 32 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? पहले ये चीज समझ लो कि इस पर्टिकुलर आयन में PO4-3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 50 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं आता हूं इस पे। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है और इतना ग्राम दिया है, तो कभी भी मुझे कोई चीज सॉल्व करनी होगी। अब इस फ्लो चार्ट का मतलब देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा? पहले मोल्स निकालूंगा। तो सबसे पहले निकालो मोल्स। तो अगर मैं मोल्स निकालूं तो मोल्स मैं कैसे निकालूंगा? ऊपर आएगा वेट और डिवाइडेड बाई क्या होगा? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? देखो, फॉस्फोरस 1531, ऑक्सीजन लिखता चल रहा हूं, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 8 और 16 ऐड कर लो, 31 प्लस 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा? देखो, 16 इंटू 4 64 प्लस 31 इज इक्वल टू 95। तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं कितना वेट है? 9.5 डिवाइडेड बाई 95। ऑब्वियस सी बात है, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -1 मोल। अब हम मोल पे पहुंच गए। मोल से मुझे जाना है मॉलिक्यूल पे। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? तो पहले वो निकाल लूं। तो मॉलिक्यूल ऑफ PO4-3 कैसे निकालूंगा? 10 टू दी पावर -1 इंटू Na। रुक गया यहां पे। अब इतने मॉलिक्यूल हैं तो मुझे बस यहीं से क्या निकाल लेना होगा? अगर इसके एक में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन PO4-3। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने मोल्स हैं, अगर एक मॉलिक्यूल में 50 है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 50 से मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -1 इंटू Na इंटू 50। ये देखो कट हो गया, ये आ जाएगा 5 Na। तो आंसर इज 5 Na। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ S-2? अब सबसे पहले तुम्हें निकाल, देखो यार, चार्ज पूछा है तो एक एटम पे चार्ज है -2 का। यहां पे देखो, एक एटम पे चार्ज है -2 का, एक सल्फर एटम पे -2 का चार्ज है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि कितने एटम है। अब ध्यान से देखो, सल्फर 1632। अच्छा बताओ कि एक एटम का मास कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है कि एक एटम का मास होगा 32 AMU। तो दो एटम का मास कितना होगा? तो दो एटम का मास होगा 32 इंटू 2 AMU। तो तीन एटम का मास कितना होगा? 32 इंटू 3 AMU। तो मैं ये बोल सकता हूं, मैं करके दिखा रहा हूं, वैसे इसका सिंपल सा तरीका भी मैं बता देता हूं। देखो, तो ये हो जाएगा 96 AMU। तो क्या ऐसे करोगे? नहीं, तुम सीधे ऐसे कर लो कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू जो वेट दिया है 96 AMU डिवाइडेड बाई 1 एटम का मास, तो 32 AMU। तो AMU से AMU कट गया, ये आ गया। तो इसका मतलब यहां पे 3 एटम्स हैं। अच्छा, एक एटम पे चार्ज कितना है? -2। तो 3 एटम पे चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन
3 एटम्स ऑफ सल्फर -2 कितना होगा? 6 होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पता होना चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 6 कितना होता है? 16 इंटू 6 होता है 96। तो यह आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेसिक से भी बता दिया और सॉल्व करके भी दिखा दिया। जैसे करना हो वैसे कर लो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ वन एटम इज दिस। ठीक है, वेरी गुड। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन 2 एटम ऑफ द एलिमेंट। वेरी गुड। ठीक है, तो पहली चीज तुम समझो कि न्यूक्लियॉन क्या होता है। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं एटॉमिक मास निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो घुमा फिरा के मुझसे क्या कह रहा है? एटॉमिक मास निकाल लो। अच्छा, तो ग्राम एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि 1 मोल एटम का मास। कितने मोल एटम का मास? 1 मोल एटम का मास। वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे कितने एटम का मास दिया है? अगर 1 एटम का मास, 1 एटम, हाँ 1 एटम का मास है 3.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो बोल रहा है कि 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा? अबे ये तो बहुत ही सिंपल है। ये हो जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये 10⁻³ से ये गया, तो ये आ जाएगा 1 मोल एटम का मास आ जाएगा 20 ग्राम। अच्छा, तो इसका मतलब कि इसका एटॉमिक मास कितना है? इसका एटॉमिक मास है 20 ग्राम। तो अगर इसका 20 ग्राम है तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी होंगे इसमें 20। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एक एटम में 20 है तो 2 एटम में कितने होंगे? 2 एटम में कितने होंगे? 20 इंटू 2, तो आ जाएगा 40 न्यूक्लियॉन्स। कितने आ जाएंगे? 40 न्यूक्लियॉन्स। समझ गए सब लोग? कोई कंफ्यूजन नहीं। एक चीज ध्यान से समझना कि अगर इसको मैं x मानता और यहां पे मैं लिखता x और यहां पे लिखता 20, तो यही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो एक एटम लो या 1 मोल एटम लो, न्यूक्लियॉन का नंबर तो सेम ही रहेगा ना बेटा, बस उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो न्यूक्लियॉन का नंबर तो अभी भी कितना है? 20 है। तो एक एटम में अगर 20 है तो 2 में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम? ध्यान से सुनना। इन 126 AMU ऑफ HNO3। फिर से AMU लिख दिया है। AMU का मतलब क्या है? कि एटम के बारे में बात हो रही है। अब मैं आता हूं पहले HNO3 का, मैं देख लेता हूं कि इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो देखो H पे आएगा 1, N पे आएगा 14, O पे आएगा 16। तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो 1 प्लस N का 1 है तो 14 और 16 इंटू 3, तो इसको ऐड कर लो बेटा। 16 इंटू 3 48 प्लस 14 प्लस 1, यह आ जाएगा 63 AMU। मतलब अगर मैं HNO3 का एक मॉलिक्यूल लूं, बहुत ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल लूं तो ये कितना आ जाएगा? 63 AMU। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका 2 मॉलिक्यूल लूंगा तो ये हो जाएगा 63 इंटू 2 मतलब 126 AMU। तो मुझे ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो मैं सीधे ऐसे भी निकाल सकता था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, कितना वेट दिया है? 126 AMU। तो 126 AMU डिवाइडेड बाई 63 AMU, ये कितना आ जाता? 2 आ जाता। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मोल्स पूछा है, बहुत ध्यान से सुनना। और यहां से हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। देखो कैसे। यहां से मुझे मिला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना? 2। तो HNO3 के कितने मॉलिक्यूल हो गए? HNO3 के 2 मॉलिक्यूल हो गए। HNO3 के 2 मॉलिक्यूल। एक HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 है। तो 2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया 6। और मुझसे पूछा है मोल, तो मोल क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई Na, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल तो 6 है ना,
और 6 को जब Na से डिवाइड करूंगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो ये है मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिंपल, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ H2O लिक्विड आर। पहली चीज तो तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन नहीं है, कि डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो 50 यहां से अगर तुम्हें मास ऑफ वाटर निकालना हो तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दिया है, 54 ml। डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml। तो ये ml से ml कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54 ग्राम। तो वाटर का मास कितना निकाल लिया मैंने, 54 ग्राम निकाल लिया। मुझसे न्यूट्रॉन पूछा है, तो पहले एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं कितने। देखो यार, हाइड्रोजन में 1H1 में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन में ये देखो 16 और 8 है, तो 16 माइनस 8 कर दोगे तो यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8। एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है। तो पहले मैं निकाल लूं कि 54 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या बताया था, गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वाटर इज मॉलिक्यूल। वेट कितना है 54 ग्राम, ग्राम मोलर मास वाटर का कितना होगा 16 इंटू 2, सॉरी 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 ग्राम। 18 डिवाइडेड बाई 54 कितना आ जाएगा, 18, 36, 54, 3 आ गया। मोल कितने आ गए, मोल आ गए 3। अब मुझे एक बात बताओ, मोल से अगर मुझे मॉलिक्यूल्स में जाना है तो मैं ये बोल सकता हूँ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे। पूरा लिख के बता रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सॉल्व करने में बहुत तेजी से होता है। तो जगह 3Na, 3Na। अगर एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इंटू Na, मतलब 24 Na। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, तो बहुत इजीली से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ Mg+2। ठीक है, सिंपल है। तो Mg+2, पहले तो यही देख लो कि Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये बात क्लियर। अब 48 ग्राम ऑफ Mg+2 है, तो सबसे पहले मैं मोल्स निकाल लूं। तो Mg+2 आयन है ना, तो आयन है तो 48 डिवाइडेड बाई Mg का कितना होता है मास, 24। तो 24 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2। ये तो आ गया क्या, ये आ गया मोल। अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ Mg+2 आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ Mg+2 आयंस हैं 2 इंटू Na। तो अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ, अगर एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयंस में, सिंपल सी मैथ है ना यार, इतने आयंस में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू Na इंटू 10, मतलब 20 Na इज द करेक्ट आंसर। मैं ऑप्शन भी दे सकता था पर उसका कोई मजा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि D2O क्या हो गया, जिनको ये चीजें नहीं समझ में आती है वो देख लें। D2O मॉलिक्यूल है, D2O मॉलिक्यूल है, और इसको हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, हैवी वाटर भी बोलते हैं। अच्छा, पहले तो जिसको नहीं समझ में आता है वो लिख लिया करे कि गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है, वेट ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, कितना, वेट ऑफ मॉलिक्यूल है 5 ग्राम। और तुम्हें D2O का क्या है, देखो D का मतलब होता है, D इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है 1H2। ठीक है, तो सबसे पहले तुम D2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 प्लस 16 मतलब 20। तो अब तुम्हें यह भी पता चल गया कि मोलर मास ऑफ D2O कितना है, ये गिवन तुम्हें पता चल गया, ये हो गया 20 ग्राम। अब मैं तुमसे पूछूं कि न्यूट्रॉन निकालना है अगर, तो यहां पे पहले देखो कि एक D2O मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो देखो 1H2, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 1, और कितने D हैं, 2 हैं, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 2, और प्लस वहां से 8, मतलब D2O में टोटल 10 न्यूट्रॉन है।
एक D2O मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन है। तो तुम बताओ कि पहले 5 ग्राम में मैं क्या निकालूंगा कि कितने D2O के मॉलिक्यूल होंगे। और D2O के मॉलिक्यूल निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। कभी भी तुम्हें मॉलिक्यूल निकालना हो, एटम निकालना हो, आयंस निकालना हो, वेट दिया है तो सबसे पहले मोल का फॉर्मेशन क्या करोगे, वेट डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास। वेट कितना है, वेट है 5 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 1/4 मोल। ठीक। अब अगर मुझे D2O के मॉलिक्यूल निकालने हैं, मोल से मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू Na। सिंपल। और मुझे निकालना है न्यूट्रॉन। अगर एक D2O मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, सिंपल 1/4 इंटू Na इंटू 10। अब इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 2.5 Na न्यूट्रॉन्स हैं किसमें, 5 ग्राम ऑफ D2O में। सिंपल, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो यार, जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ट्राई करूंगा, अपनी ओर से पूरा ट्राई कर रहा हूं, ब्रेक कर करके बता रहा हूं। फिर भी प्रॉब्लम होगी तो देखो यार, फ्री यूट्यूब चैनल है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अ सैंपल ऑफ, इसको हम बोलेंगे अमोनियम फॉस्फेट। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज जाके देख लें। मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग की एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से वो वीडियो पहले से अपलोडेड है, वो आप देखें, आपको इनऑर्गेनिक की नेमिंग समझ में आ जाएगी। तो जैसे मैंने इसको देखते ही बता दिया कि ये अमोनियम फॉस्फेट है, तुम भी बता पाओगे। ठीक है, कंटेन 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल इज, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर NH4 थ्राइस PO4 है, अब मेरी ध्यान से सुनना, 4 तिया 12, अगर 12 मोल होंगे किसके, हाइड्रोजन एटम के, तो ऑक्सीजन के कितने होंगे, 4 मोल एटम होंगे। सही है। अब बोला कितना है, 6 है, तो इसका हाफ कर दिया है। तो इसका हाफ अगर करूंगा, मतलब अगर 6 मोल हाइड्रोजन एटम करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 मोल। क्योंकि मुझसे क्या पूछा था, मोल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटम, तो आंसर आ जाएगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो वैसे ही क्वेश्चन है। देखो, जब भी तुम्हें एटम्स दिया हो, मोल्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो मोल्स निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले मोल्स निकालने के फॉर्मूले याद रखो। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, यहाँ पे पार्टिकल एटम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई Na। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। क्या बोला है कि इतने एटम का मास कितना है, 1.15 ग्राम। और तुमको बताना है तो एटॉमिक मास क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि 1 मोल एटम का मास बता दो, 1 मोल एटम का क्या बता दो, मास बता दो, उसी को हम क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इतने का मुझे दिया है तो 1 मोल का निकाल लेता हूं, तो मोल निकाल लो। तो मोल कितने आएंगे, देखो ये आएगा 3.011 इंटू 10⁻22 एटम डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये तो कट ही होना है, यूनिट लिखा करो, उससे बहुत फायदा रहता है। ये हो जाएगा 1/2, ये इसको ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा 10⁻−1। तो अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻−1। और अच्छे से अगर इसको लिखूं तो 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इतने मोल आ गए। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 इंटू 10⁻² मोल्स का जो वेट है वो है 1.15 ग्राम, यहां पे लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि इतने एटम्स का जो वेट है वो 1.15 ग्राम है। मुझे एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास किसका होता है, 1 मोल एटम का होता है। तो अब एक बात बताओ, मैथ्स में हमने पढ़ा था ना कि अगर ये है तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1 मोल का हो जाएगा 1.15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1.15 इंटू 10⁻² को ऊपर भेजूंगा तो 10⁻² और डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, 1 पॉइंट ये 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो यार इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, वही मेरा क्या होगा, वही मेरा होगा एटॉमिक मास।
जब भी एटॉमिक मास बोले तो इसका मतलब वो बोल रहा है ग्राम एटॉमिक मास, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एटॉमिक मास का मतलब ग्राम एटॉमिक मास। 9 क्वेश्चन हमने जिम्मेदारी के साथ सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। एस्पिरिन हैज द फॉर्मूला दिस C9H8O. How many atoms of oxygen are present in a tablet weighing 360 mg? तो सीधे मोल्स निकालो, मोल्स निकालो, मॉलिक्यूल निकालो, एटम निकालो। तो दिखा देता हूं एक बार फिर से। मोल से सबसे पहले क्या निकालो? मोल से सबसे पहले निकालो मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूल से निकाल लो एटम। अब मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे? मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से क्या करोगे? मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करोगे। एटम निकालने के लिए एटॉमिसिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे। अब जिसकी एटॉमिसिटी बोलेगा, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4 है। मोल कैसे निकालें? यहां पे वेट दिया है, और वेट को मैं क्या करूंगा? ग्राम मोलर मास से। तो देखो पूरा फ्लो चार्ट बन गया। वेट से मोल पे आओ, कहीं भी जाना है तो मोल पे आना पड़ेगा, फिर मोल से मॉलिक्यूल पे जाओ, फिर मॉलिक्यूल से एटम पे चले जाओ। क्या है इसमें? तो अब सीधे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो यहां पे हम लिखेंगे ग्राम मॉलिकुलर मास। वेट कितना है बेटा? वेट है तुम्हारा 360 mg, और जो ग्राम मॉलिकुलर मास होता है वो ग्राम में होगा, तो यहाँ पे ग्राम आएगा। तो इसीलिए ऊपर भी हमें ग्राम में लिखना पड़ेगा। तो 360 इंटू 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। जिनको नहीं पता है वो यहां से नोट कर लें। यूनिट हमेशा सेम रखनी होती है, फिजिक्स में ये चीज तुमने पढ़ी होगी। अब पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा क्या? मोलर मास। तो कैसे निकालें यार? देखो C9 है तो 9 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? 8, तो 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 16 मल्टीप्लाई करो। 12 और 9, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा अराउंड 180 ग्राम। तो इसको डिवाइड कर दो, कट हो गया। ये आ गया तुम्हारा 2। तो मोल बेटा कितने आ गए? मोल आ गए तुम्हारे 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। मतलब तुम यहां पे पहुंच गए, मोल पे पहुंच गए। अब मोल से मुझे मॉलिक्यूल में जाना है, तो क्या करूं? Na से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मॉलिक्यूल निकाल लो कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं 2 इंटू 10⁻³ इंटू Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसके? इसके। अब मुझे एक बात बताओ कि एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 4। तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो अब मॉलिक्यूल से जब एटम्स में जाना होगा तो एटॉमिसिटी से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हाँ, हाउ मेनी एटम्स बोला है ना, तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 इंटू 10⁻³ इंटू Na और इंटू 4। देखो कंप्लीट एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि उसने यहां पे ऑक्सीजन का एटम पूछा है। अगर टोटल एटम पूछा होता तब तुम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते, और अगर ऑक्सीजन के एटम पूछे हैं तो केवल ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना, और वो है 4। वो है 4। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ इंटू Na। ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे तुम करते चलो करते चलो करते चलो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स, ये सल्फर है ना कि 5 है, एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। मतलब एसटीपी की जो कंडीशन होती है वो होती है, प्रेशर होता है 1 atm और जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 करता है। तो यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मोल्स कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। देखो कितना दिया है? 5.6 लीटर दिया है। किसका? 5.6 लीटर दिया है किसका? गैस का। तो 5.6 लीटर डिवाइडेड बाई
22.4 लीटर। अब मेरी बात समझो, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था उसको थोड़ा ध्यान से देखो। बीच में लिखा था मोल्स, इधर लिखा था वॉल्यूम। अब जो क्वेश्चन देखना ध्यान से कैसे सॉल्व हुआ है, वॉल्यूम से मोल पे जाऊंगा और तभी तो वेट पे जाऊंगा। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। देखो, पहले वॉल्यूम से मोल पे आ जाओ और मोल से वेट पे आ जाओ। तो यहाँ पे वेट मुझे निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। और यहाँ पे वॉल्यूम से मोल निकालना है तो डिवाइड कर लूंगा। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, वॉल्यूम से मोल पे चला गया, मोल से वेट पे चला गया। तो ये सारी चीजें याद रखो। तो ये मोल कितने आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे 1/4। 1/4 मोल का वेट दिया है 20 ग्राम। ऑब्वियस सी बात है कि 1 मोल का, अरे यार ऐसे समझो ना कि 1/4 मोल का वेट है 20 ग्राम। और तुमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास किसके लिए निकालते हो, 1 मोल के लिए निकालते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 1 करोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा, 1 मोल का वेट हो जाएगा 20 × 4, मतलब 80 ग्राम। इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस कितना हो गया, 80 हो गया। आंसर सिंपल। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 3 लीटर ऑफ O3 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8.21 ATM आर। ये सब लोग नहीं कर पाएंगे इसीलिए मैं बता देता हूं। एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन, ये तुमको आगे चल के पता चलेगी जब तुम पढ़ोगे गैसियस स्टेट। तो अभी से बता देता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, where P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is universal gas constants and T is temperature। ठीक है, सब चीज अभी मैं बता रहा हूं। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं N इज इक्वल टू PV/RT। ठीक है, तो अब देखो P इज प्रेशर, प्रेशर इन ATM। ठीक है, V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा किस में लेंगे, लीटर्स में। T इज टेम्परेचर, T इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर हम किस में लेंगे बेटा, टेम्परेचर हम हमेशा लेते हैं केल्विन में। और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अभी जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 0.0821 लीटर PV है ना, लीटर ATM डिवाइडेड बाई मोल केल्विन। ये वाली यूनिट पे ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहां से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर देखो कितना दिया है 8.2 ATM, 8.21 ATM। अभी देखना, मैं यूनिट तुम्हें क्यों लिख के दिखा रहा हूं वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। ये क्या है, 3 लीटर्स, तो यहां पे 3 लीटर्स लिख लो। R क्या होगा बताओ, R होगा 0.0821। तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, देखो इसको मैं कर लेता हूं 8.21 इंटू 10⁻², यही तो होगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर ATM, मोल और केल्विन। और टेम्परेचर किस में लोगे, टेम्परेचर लोगे केल्विन में। और कितना दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो ये एक चीज याद रखना कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा 273 प्लस 27, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। तो ये 300 केल्विन। अब यूनिट देखो सारी कटेगी, ये केल्विन से केल्विन कटा, लीटर से लीटर कटा, ATM से ATM कटा, और लास्ट में देखो मोल बचा, और ये मोल ऊपर जाएगा। तो 8.21 से 8.21 कट हो गया, 100 से ये 100 आ गया, और 10⁻², और 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये आ गया 1, आ गया मोल, 1 मोल आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, एक ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 3। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे 3 मोल्स। 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम के हो जाएंगे, बस हो गया। मोल पूछा है ना, नंबर तो पूछा नहीं है। नंबर पूछता तो एन से मल्टीप्लाई कर देते, केवल मोल पूछा है तो मोल पे ही निकाल के छोड़ देंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एन इज इक्वल टू PV/RT। और आर की वैल्यू तुम्हें ये वाली याद रखनी पड़ेगी, 0.0821। अभी इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसको निकालने का तरीका है पर वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, वो बाद में करेंगे। अभी के लिए तुम ये वैल्यू याद रखो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ये तुम्हें एक क्वेश्चन टफ लग सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट लिख के सारे क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करते चलना। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत कम लोग सिखाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिस्प्लैटिन एन एंटी कैंसरस ड्रग
हैज द मॉलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है तो मॉलिकुलर मास में निकाल लूंगा। व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, एक चीज तो याद रखो कि वन मोल मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं, वन मोल मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसके मास को तुम बोलते हो ग्राम मॉलिकुलर मास। और वन मोल मॉलिक्यूल का मतलब कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी के मास को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास। तो मुझे वन मॉलिक्यूल का निकालना है, तो वन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने अभी तुम्हें बताया भी था, ध्यान से देखो कि Na इंटू AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 अपॉन Na इज इक्वल टू AMU। और AMU कितना होता है, AMU होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ग्राम मॉलिकुलर मास को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब तुम्हारा बस एक काम है कि ग्राम मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर लो। प्लेटिनम का कितना दिया है 195, तो ऐड करो 195। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू 2 तो 28, प्लस हाइड्रोजन का कितना 3 तो ये 6। क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन मतलब 35.5 और ये हो जाएगा 71। अब इसी को मुझे ऐड करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। देखो 195 है और यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 201, प्लस यहाँ पे कितना है 28 और 71, तो 71 और ये 28 तो 90। हाँ, तो ये देखो कितना हो जाएगा 729 और ये 99, मतलब ये 300 आएगा, 300 ग्राम। तो बस यही आ जाएगा कि 300 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इसको करने का एक सिंपल भी तरीका था, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, जैसे मान लो इसका अगर एक मॉलिक्यूल का मास हमेशा कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास होता है जितना भी इसका मोलर मास आएगा उतने AMU, तो 300 AMU। और AMU की AMU इज इक्वल टू कितना होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, दोनों तो बात सेम ही है। और ये थोड़ा मैथमेटिकल वे से जाके तुम सोच के कर सकते हो, याद करके करोगे तो फिर फंस जाओगे यार, ठीक है। तो मैं तो याद करने से मना ही कर रहा हूं, एक भी फॉर्मूला, बस दिमाग लगाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X, बहुत ध्यान से सुनना, वेज दिस मच ग्राम, एक एटम, तो एक एटम का मास तुम्हें दे दिया है 6.643 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, ये एक एटम का मास है। बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 20 kg। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर एक एटम का मास दिया है तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि उसका एटॉमिक मास कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूं कि ग्राम एटॉमिक मास निकाल लूं। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम। तो अगर एक एटम का वेट इतना है तो वन मोल एटम का कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.643 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉरी, ये तो नंबर है, इसके आगे ग्राम नहीं आएगा, तो 23 से 23 कट। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देख के पता चल रहा है 6 इंटू 6 कितना होता है, 6 इंटू 6 होता है 36, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6, तो 36 और 3.6 दिस विल कम अराउंड 40 ग्राम। तो 40 ग्राम क्या है, 40 ग्राम X का ये 40 है, मतलब एटॉमिक मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास इज 40। और तुमसे क्या पूछा है, मोल्स ऑफ एटम्स पूछा है, एटम का मोल पूछा है। तो मोल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे एटम के लिए, मोल का फॉर्मूला लगाएंगे गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। और गिवन वेट क्योंकि केजी में है तो मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 40 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट,
मोल इज अ नंबर, तो कभी कोई यूनिट तो आने वाली है नहीं, तो इसीलिए यूनिट लिख के जब करना शुरू करते हो तो तुम समझ पाते हो कि क्या हो रहा है। ये 2 से 2 गया, ये आ गया 1/2। 1/2 नहीं लेना है मान लो, अच्छा 1/2 तो आएगा ही, तो 10 इंटू 10⁻², लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 500 मोल्स। कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि हम तो देखो ट्रिक से जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन, विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी वाटर लिक्विड दिया हो तो ये चीज सब लोग याद ही रख लें कि वाटर लिक्विड की जो डेंसिटी होती है प्योर वाटर की, वो 1 ग्राम पर ml होती है। तो 10 ml हो या 10 ग्राम हो, दोनों बात सेम ही है। तो मैं सब में तुम्हें क्या निकाल के दिखा देता हूं, ऑक्सीजन के एटम निकाल के दिखा देता हूं। तो ऑक्सीजन के एटम निकालने तो सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो सबसे पहले मोल्स निकालो ए में। तो इसके अगर 10 ग्राम है और वाटर का ग्राम एटॉमिक मास होता है 18, तो ये आ जाएगा मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तुम्हारे, ये मोल्स आ गए, तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, इतने मोल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 1 से मल्टीप्लाई, तो 10/18 इंटू Na, इतने ऑक्सीजन एटम आएंगे। अब देखो ये 10, ये है 8, ये आ जाएगा 5/9। अब इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, करने को कर सकते हैं। देखो 5/9 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.5 से बड़ी वैल्यू आएगी, समझे मेरी बात, क्योंकि अगर ये 4.5 होता तो एग्जैक्टली हाफ आ जाता, और हाफ से बड़ी वैल्यू आएगी। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि 0.9 है, तो अगर इसका 1% देखो या 10% देखो तो कितना आएगा, 0.9। तो 0.9 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 4.5, तो वो आ जाएगा 4.5 मतलब 50%। और उसके बाद हम पॉइंट कर करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी करता हूं, ये लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद दिया है 0.1 मोल ऑफ V2O5, तो मोल ही दे दिया है शायद डायरेक्टली, तो मोल है 0.1। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 0.1 इंटू Na। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में 5 ऑक्सीजन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 5 इंटू Na। तो इसमें भी आ गया कितना, 0.5 Na आ गया। और हमसे मिनिमम पूछा है, तो ये 0.5 हो गया, ये 0.5 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 ग्राम ऑफ O3। तो पहले मोल निकालो। मोल कैसे निकालेंगे, क्योंकि O3 इज मॉलिक्यूल और उसका वेट दिया है, तो वेट डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिकुलर मास, ये आ जाएगा 1/3। तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 1/3 इंटू Na। तो एटम्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 1/3 इंटू Na इंटू 3। तो ये आ गया Na बेटा, ये तो सबसे बड़ा वैल्यू आ गया अभी तक। इसके बाद डी ऑप्शन पे आते हैं, इसमें मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, तो Na से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 12.044 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कट करोगे तो ये आ जाएगा 2, और इसको कट करोगे तो आ जाएगा 10⁻−1। तो मोल आ गए 2 इंटू 10⁻−1। ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल आ जाएंगे 2 इंटू 10⁻−1 इंटू Na। ठीक है, वेरी गुड। और इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे 4 इंटू 10⁻−1 इंटू Na। तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू Na। तो अब तुम खुद देख लो कि यही सबसे छोटा वैल्यू है, क्योंकि ये 0.5 Na है, ये उससे भी बड़ा है, ये Na है, और ये 0.4 Na। तो पूछा है विच हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैफीन हैज अ मॉलिकुलर मास ऑफ 194 इफ इट कंटेन्स 28.9% by mass of nitrogen, then the number of nitrogen atom in one molecule of caffeine। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पहले तो जो मतलब बता रहा हूं उसका मतलब समझा करो। अगर कोई चीज लिखी है 28.9% बाई मास, इसका मतलब क्या है कि 28.9 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा इन 100 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, इन 100 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। ये मैथमेटिक्स है प्रॉपर। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि आउट ऑफ 100। तो 28.9 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल में।
और है कितना मोलर मास, 194। तो अगर 100 में इतना है तो 1 में कितना होगा, 1 ग्राम में हो जाएगा 28.9 डिवाइडेड बाई 100। और तो 194 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 28.9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 194 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इतना नाइट्रोजन आ गया मेरा। तो मेरा मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया एग्जैक्टली कितना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन होगा 28.9 इंटू 194 डिवाइडेड बाई 100। अब सुनना मेरी बात, मुझसे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा है। तो अगर ये मास है, मान लो ये x है, ये टोटल मास जो है वो x है, और एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, वन नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम। तो x को अगर 14 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 28.9 इंटू 194 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये हो जाएगा 1.94 और ये हो जाएगा 14 को कट करोगे तो 14 टू जा और 0.0 समथिंग आएगा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखो साफ साफ पता चल जाए, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना आएगा, 4 आएगा। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना आएगा, 4। ऑप्शन से भी देख सकते हो, 4 के बाद सीधे 6 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियस सी बात है कि कितना आएगा, 4 आएगा। तो कभी कभी ऑप्शन से देख के भी हम जल्दी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन हमने कर लिए। वेरी 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 गुड क्वेश्चन। अ 25 mm multiplied by 40 mm piece of gold foil is 0.2 mm thick. The density of gold is this. How many gold atoms are present in sheet? पहली चीज तो सबसे पहले तुम्हें मास निकालना पड़ेगा गोल्ड का। तो एक चीज देखो, यहाँ पे डेंसिटी दी है और यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ये जो है ये है एमएम में। तो पहले मुझे जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो 25 इंटू 10 टू दी, जिसको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दो जोड़ी कट जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 mm, या 1 mm इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख लूंगा 10 टू द पावर माइनस 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 सेंटीमीटर इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुने, 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4। ये देखो 4 है, ये 10 से 10 कट हो गया, 10 से ये 10 टू द पावर माइनस 1 कट हो गया। यहां तक हमने कर लिया। सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। तो ये तो हट ही गया है, ये वाली वैल्यू खत्म है, ये वाली वैल्यू खत्म है, ये वाली वैल्यू खत्म है। ये आ जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी मुझे दी रखी है, तो मैं लिख सकता हूँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, मास किस में आता है, ग्राम में आ गया। तो मास मेरा कितना आ गया, मास आ गया 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 19.32 ग्राम। इतना आ गया मेरा मास। अच्छा, अब क्या कर सकता हूं, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, इसको और अगर छोटा करना हो तो देखो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है ना, इसको मैं ये भी तो कर सकता हूँ 2.5 इंटू 1.932 ग्राम। मास आ गया। अब मुझे क्या पता होना चाहिए, गोल्ड की शीट है तो गोल्ड का मोलर मास मुझे पता होगा। तो मोल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी वेट को क्या कर दूंगा, 2 इंटू 1.932 गोल्ड के मोलर मास से यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टी डिवाइड कर दूंगा। तो यहां से मोल निकल जाएगा। और मुझसे पूछा क्या है, हाउ मेनी गोल्ड एटम्स पूछा है। तो एटम्स निकालने के लिए, मोल से एटम निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, Na से। तो आज का तुम्हारा टास्क है कि Au का तुम्हें क्या करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नेट से फाइंड आउट करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके
इसका फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलो, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी तुम्हारे लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज दिस मच ml, then the number of water molecules present in 2 drop of water at room temperature is, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ml में है, और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ये एक ड्रॉप का क्या है, तो एक ड्रॉप का वेट कितना होगा, तो वेट ऑफ वन ड्रॉप कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वन ड्रॉप हो जाएगा, वेट ऑफ वन ड्रॉप हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम। वाह भाई, तो वेट ऑफ 2 ड्रॉप कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम। और मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो मोल्स निकाल लो। मोल्स इज इक्वल टू, ये वेट हो गया और डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास, और वाटर का ग्राम मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, वो निकाल के मैंने तुम्हें बता रखा है। तो 2 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट, 18 से 18 कट, तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स। तो वाटर के मॉलिक्यूल पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Na से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू Na। सिंपल, यही इसका फाइनल आंसर है। आज तुम्हें अच्छा वीडियो में बना के दे रहा हूं, 18 क्वेश्चन तक कवर हो गया है। 19th क्वेश्चन लेते हैं यार, गुड क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ Cl माइनस एंड Ca+2 आयन इन 222 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस CaCl2। सबसे पहले यार तुम Ca पे होता है 40, Cl का होता है 35.5, इससे मैं निकाल लूंगा क्या, ग्राम मॉलिकुलर मास। तो 40 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 71 इज इक्वल टू 111 ग्राम। तो ग्राम मॉलिकुलर मास CaCl2 का कितना हो गया, CaCl2 का ग्राम मॉलिकुलर मास हो गया 111। अब मुझे निकालना होगा मोल, तो मोल निकाल लेते हैं। मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 222 डिवाइडेड बाई 111, मतलब 2 मोल है किसके, 2 मोल है CaCl2 के। अब सब लोग ध्यान से देखें, CaCl2 इज आयनिक कंपाउंड, अगर इसके 2 मोल हैं तो CaCl2 के मतलब CaCl2 के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 2Na। तो मैं बोल सकता हूं इसके 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये ब्रेक होगा कैसे, Ca+2 में और 2Cl माइनस में। तो अब देखो, अगर ये 2Na होगा तो इसका रेशियो 1:1 है, तो ये भी 2Na होगा, और ये 1:2 है तो ये इसका 4Na होगा। तो Cl माइनस के कितने आयन हो गए, Cl माइनस के आयन हो गए 4Na, और Ca+2 के कितने आयन हो गए 2Na। तो एक जैसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। ब्रेक करना भी सिखा दिया है, जिसको नहीं पता है मैं लिंक दे दूंगा, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो जरूर एक बार देख लेना, वो तुम्हें बहुत फायदा करेगी, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन और है, जल्दी से कवर करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे सारे वो कवर हो जाएंगे जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेट दिया है और ये मॉलिक्यूल है, तो जब भी मुझे मोल निकालना होता है और मेरे मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास दिया होगा, तो मैं क्या करूंगा, ग्राम मॉलिकुलर मास और ऊपर लिखूंगा गिवन वेट। गिवन वेट है कितना 11, और CO2 का मॉलिकुलर मास कितना होगा, देखो C पे होता है ये देखो 6 और 12, ऑक्सीजन होता है 8 और 16, तो 16 इंटू 2 32 और ये 12, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44, मतलब CO2 का मॉलिकुलर मास कितना है 44, तो 44 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 1/4। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे में देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, मतलब एक तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, अगर ऊपर आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इस केस में क्या है, इस केस में मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, बस इस पर्टिकुलर केस में मॉलिक्यूल्स हैं। तो डिवाइड तो हम किससे करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 है, और डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ऑब्वियसली ये 1/2 आ जाएगा और ये 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 टू द पावर -1 मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स। सिंपल। अब देखो CO2 इज गैस और STP पे है, और यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, तो एक फॉर्मूला और बताया था कि मोल्स इज इक्वल टू
वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम है? 1.12 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इसको सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये देखो, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 11.2 और ये आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻⁻1। तो ये सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1 विच इज 5 इंटू 10⁻²। तो इसमें बस मोल्स निकालने थे और कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, पर इसको बहुत ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाई वेट। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इसको ऐसे समझो, मिक्सचर है ना ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ नाइट्रोजन है 1:4। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वेट ऑफ ऑक्सीजन इज, अगर 1x है तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है? वेट ऑफ नाइट्रोजन है 4x। सही बात, रेशियो है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना, 1:4 है ना। हाँ ठीक है। पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पे जाने के लिए मुझे मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो मैं यहां से मोल्स निकाल लेता हूं कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे 1x डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। और यहां से मोल्स किसके निकाल लेता हूं? मोल्स ऑफ निकाल लेता हूं नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे? 4x डिवाइडेड बाई 28। N2 का 28, ऑक्सीजन का 32, जिसको नहीं पता है देख ले, ये 16 होता है और नाइट्रोजन पे यहाँ 14 होता है, तो 14 इंटू 2 इज 28, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा, मोल्स आ जाएगा x/32 और ये आ जाएगा, इसके मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ N2 कितने आ जाएंगे? मोल्स ऑफ N2 आ जाएंगे 1/7x। अब हमें तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? x/32 इंटू Na। और इसके भी मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1/7x इंटू Na, मतलब x/7 इंटू Na। अब इनके मॉलिक्यूल्स का मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो ये कितना हो जाएगा? x/32 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाई 1/7 है तो 7/x इंटू Na। तो Na से Na कट हो गया, x से x कट हो गया, तो ये आ जाएगा 7:32। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें वेट का रेशियो दिया है और वेट से मॉलिक्यूल पे पहुंच रहा है। वेट से मॉलिक्यूल पे जाने का एक ही तरीका है कि मोल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। मोल्स पे जाओ, मॉलिक्यूल्स निकालो, रेशियो निकाल लो। तो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट में कर लेना, ये शायद जेई में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, जेई में आया हुआ है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg? ओके, बोल रहा है कितने मोल लूं कि वेट 1 kg हो जाए। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अब मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लेता हूं, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 6 पॉइंट, इसको साथ में लिखो तो 9.1 इंटू 6.022 इंटू, ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 10⁻8 kg। क्लियर? इतने kg इज इक्वल टू 1 मोल होगा, तो मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस मच kg। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 kg इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻8। तो इतने मोल होंगे तो ये 1 kg हो जाएगा। मैथ्स तो पढ़ी होगी ना कि अगर 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच तो 1 kg इज इक्वल टू दिस मच, तो 10⁻8 को ऊपर भेज देना, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10⁻8 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 6.022। इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूंगा तो उसका वेट कितना आएगा? 1 kg आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2001 में जेई में ये क्वेश्चन आया था, तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने ले लिया, करा दिया तुम्हें। अब मेरे पास 3 क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से कवर करके खत्म करता हूं। On analysis, a certain compound was found to contain 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। एटॉमिक मास दे दिया है,
एंड 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास इज 16। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? कुछ नहीं करना है, आयोडीन का क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा, 254 डिवाइडेड बाई 127, मतलब 2 मोल आयोडीन के हैं। और मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा 5। अब एक बात बताओ, जो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, वो मोलर रेशियो ही तो होता है। तो मोलर रेशियो इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, I2O5। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I2O5। दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी तुम्हें। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि यहाँ पे I2O5 में, I2O5 का अगर 1 मोल लूंगा तो आयोडीन के कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल, और ऑक्सीजन के कितने मोल मिलेंगे, 5 मोल। और ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर इसका 1 मॉलिक्यूल लूंगा तो 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, आयोडीन के, और 5 मॉलिक्यूल किसके, या 5 एटम किसके मिलेंगे, 5 एटम मिलेंगे ऑक्सीजन के, और 2 एटम किसके मिलेंगे, आयोडीन के। तो बात सेम ही है, मॉलिक्यूल के टर्म में बोलो या मोल के टर्म में बोलो, मोल के टर्म में बोलोगे तो उतने मोल्स लगा देना, और मॉलिक्यूल के टर्म में बोलोगे तो उतने मॉलिक्यूल्स। तो बस वही चीज है, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोला है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिकुलर मास तुम्हें दे दिया है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 9:1:3:5 बाई मास। देखो जो तुम फॉर्मूला लिखते हो पहले ये चीज क्लियर कर लो कि जैसे मैं लिख रहा हूं CH4, तो ये जो 1 और ये जो 4 है ये मोलर रेशियो है। तो मोलर रेशियो निकालना होता है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोलर रेशियो निकाल लेता हूं। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, रेशियो दिया है तो मैं इसको ले सकता हूं कि ये 9x होगा, ये 1x होगा, और ये 3.5x होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब इसका मोल निकालना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो मैं ये लिख सकता हूँ इसका मोल हो जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 12। इसका कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा x, और इसका कितना होता है 3.5x डिवाइडेड बाई 14। तो यहाँ पे देखो ये 14 है, तो इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा x/4। अब तुम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, तो ये तो तुम्हारा आएगा बेटा कितना, 3/4x, या इसी को तुम लिख सकते हो 0.75x, x और 0.25x। अब तुम ऐसे फॉर्मूला नहीं लिख सकते ना कि कार्बन 0.75x, हाइड्रोजन x, नाइट्रोजन 0.25x। इसको हमें सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना पड़ता है। किस में लिखना पड़ता है, सिंपलेस्ट रेशियो में। तो ये तो गलत है। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालें, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो 0.75x डिवाइडेड बाई 0.25x, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 0.25x। तो x से x कट गया, 1/0.25 को तुम लिख सकते हो ये कितना, ऊपर 1 नीचे 0.25 मतलब 4। और यहाँ पे क्या करेंगे, 0.25x डिवाइडेड बाई 0.25x कट होके आ जाएगा 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया, 3:4:1। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा C3H4 नाइट्रोजन 1। यह है इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंपीरिकल फॉर्मूला, और मुझसे पूछा है मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब मैं आता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये भी एक एक्स्ट्रा सा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें मैं सिखा देता हूं, फिर हम लोग इसको, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, यहां तक सब लोग वो कर लेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला तक सब लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला तक हो गया, अब मुझे मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। अब एक चीज याद रखना, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू एन। अब ये n क्या है, n इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास लिख लो, मोलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास दे रखा है 108। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मैं निकाल सकता हूं, अभी मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा था ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला था क्या, C3H4n। इसका मास कैसे लिखूंगा, 12 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 14। देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 14, कितना आ गया 40 और 54। तो n की वैल्यू आ गई कितनी, n की वैल्यू आ गई बेटा 2। तो अब मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख सकता हूँ, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू
ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला के नीचे लिख दिया n, तो दोनों बात सेम ही है। तो ये है C3H4n और यहाँ पे 2 कर दो, तो इसका मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो C6H8N2। दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला, दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, ये भी जेई में आया है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक बार करके सब लोग देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है। टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड हैविंग 75.8% ऑफ एक्स। तो इसका पहले मतलब समझ लो कि 75.8% ऑफ एक्स का मतलब है कि 75.8 ग्राम ऑफ एक्स इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो 100 ग्राम कंपाउंड में अगर 75.8 ये प्रेजेंट है, तो बाकी बचा हुआ क्या प्रेजेंट है, तो y कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस 75.8। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा कितना, 24.2 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है। अब हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो x और y का हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। वेट दिया है कितना, 75.8 और यहाँ पे दिया है 24.2, ठीक है। एटॉमिक मास है 75, तो मोल्स निकाल लेते हैं। तो 75.8 डिवाइडेड बाई 75, तो ये मोल्स हैं, ठीक है। और इसके कितने हैं, 24.2 डिवाइडेड बाई 16। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये 3/2 के आसपास आ रहा है, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, ये अराउंड 1 आ रहा है। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, देखो ये 1 है और ये 3/2 है, तो ऑब्वियसली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 2 और 3। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा X2Y3। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ट्राई किया है मैंने, ये फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है कि हम क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को सीखें, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं पूरा पढ़ के फिर क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो फिर हम वैसे कर लेंगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।